नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं हमारी। अगर आपको पीछे वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, पीछे वाली सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य में उनका अद्भुत एवं अतुलनीय योगदान है। आज पढ़ेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनका निधन सन 1941 ईस्वी में कैसे हुआ? हृदय गति रुकने के कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक एक पॉइंट, मतलब एक एक लाइन या एक एक वाक्य, कुछ भी इनके बारे में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। कहा जाता है कि अगर हिंदी साहित्य आपको पढ़नी है तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़े तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जानते हैं हम। इतिहास ग्रंथ, उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। इसकी भाषा हिंदी। इसकी पद्धति क्या थी? हमने वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति को पढ़ा था पिछले वीडियो में। इनकी पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति होती क्या है? इन्होंने समाज की परिस्थितियों का आकलन करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मतलब समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो उसको दृष्टिकोण में रखकर, उस परिवर्तन को दृष्टिकोण में रखते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। कवियों की संख्या इस ग्रंथ में लगभग 1000 थे। अब हम एक नोट करके लिखते हैं। जब शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कैसे किया? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, शुक्ल जी का इतिहास
ग्रंथ नागरी प्रचारित सभा द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नागरी प्रचारित सभा का नाम आपने सुना है, ये एक संस्था है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं हिंदी शब्द सागर क्या है। हिंदी शब्द सागर, इसका निर्माण नागरी प्रचारित सभा के द्वारा किया गया। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द सागर मतलब शब्दों का भंडार, शब्दकोश। कैसे शब्दकोश? हिंदी के शब्दकोश। जिस प्रकार इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसी प्रकार समझिए हिंदी की डिक्शनरी है, जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर। बहुत सारे इसमें हिंदी के शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, किस कवियों ने किस किस शब्द का, हिंदी के कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया, उसी की भूमिका के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और प्रकाशित करवाया। किंतु कुछ महीने बाद, इस जनवरी में इन्होंने जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। कुछ महीने बाद 1929 ईस्वी में ही एक स्वतंत्र पुस्तक के नाम से प्रकाशित करवाया है। एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। शीर्षक क्या था? स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जब प्रकाशित करवाया तो उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हिंदी साहित्य का विकास, उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और जो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शुक्ल जी को सुव्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ लिखने का, शुक्ल जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुव्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है।
जाता है। इन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से और प्रामाणिक रूप से पूरी तरह से सत्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जो किसी विद्वान ने ऐसा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था। अब इनकी पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति तो इन्होंने समाज की परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की, और उसी के आधार पर इनका एक कथन है इनका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्र वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब उस समय समाज के लोगों की जो दृष्टिकोण है, समाज में परिवर्तन जैसे जैसे होता रहता है, उसके अनुसार इतिहास ग्रंथ लिखना। शुक्ल जी ने यह कहा है कि मैंने इतिहास ग्रंथ लिखने में कवियों का जो परिचयात्मक विवरण लिया है, कवियों का जो परिचयात्मक विवरण लिया है, वह मिस्र बंधु विनोद से ही मिला है। इसका मतलब मिस्र बंधु विनोद की रचना इससे पहले हो चुकी थी, तो कवियों का परिचय, जितने भी कवि मिस्र बंधु विनोद में शामिल थे, उनका परिचय अपने साहित्य में इन्होंने मिस्र बंधु विनोद से जितने कवियों को लिया, उनका विवरण, परिचयात्मक विवरण मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। ये कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे संदेह के स्थल आने पर, मैंने आपको बताया था काशी नागरिक प्रिजाइड सभा जो हिंदी पुस्तकों की खोज की थी, अज्ञात या ज्ञात जो भी थे उनकी खोज की थी, तो शुक्ल जी वही कहते हैं कि उन पुस्तकों की जो पुस्तकें खोजी गई थी, उनसे भी मैंने कुछ सामग्री एकत्रित की है। और ये कहते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित साहित्य ग्रंथ जो है कोविद रत्नमाला और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी और वियोगी हरि द्वारा रचित ब्रज माधुरी सार से भी मैंने सामग्री एकत्रित की है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। इन तीनों कवियों को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। इनके इतिहास ग्रंथ से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। पहले इतिहास ग्रंथ
आलोचना का विषय था, आलोचना का विषय था। किंतु आचार्य शुक्ल ने इसे आलोचना से अलग किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से, जिस प्रकार विज्ञान की परिभाषा होती है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, उसी प्रकार इन्होंने क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से इतिहास ग्रंथ को रचा था। और विकासवादी मतलब जैसे जैसे परिवर्तन होता गया उसको दृष्टिकोण में रखते हुए इन्होंने साहित्य ग्रंथ की रचना की। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही संबंधित उनके नामकरण और विभाजन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नए वीडियो में मिलेंगे हम नए ज्ञान के साथ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।